आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे लॉकडाउन 4.0 की। जी हाँ, लॉकडाउन 4.0 की हम बात कर रहे हैं। अब तक देश में कुल 3 लॉकडाउन लग चुके हैं। लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है और इसमें रियायत देने की तमाम कोशिश की जा रही है और तमाम रियायतें दी भी जा चुकी हैं। अब ट्रेनों के भी संचालन का ऐलान कर दिया गया है, हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 15 ट्रेनों के चालान चलने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो श्रमिक ट्रेनें चल रही थी उनका भी आवागमन जारी रहेगा, उस पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। अब सवाल ये उठता है क्योंकि 11 तारीख हो गई है और 17 तारीख तक हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, क्या उसके बाद लॉकडाउन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा या लॉकडाउन 4.0 होगा? ये सवाल सबसे अहम है क्योंकि अब लोगों की निगाहें इस बात पे लग गई हैं कि आइंदा होने क्या जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आज फिर से एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्रियों से गुफ्तगू करेंगे। 3 बजे वो गुफ्तगू करेंगे। उनकी 2 मीटिंग है, एक 3 से 5:30 बजे तक मीटिंग करेंगे और उसके बाद दूसरी मीटिंग भी होगी। तो ये तय हो जाएगा क्या लॉकडाउन 4 होगा या पूरी तरीके से इसको खोल दिया जाएगा या पार्शियली लॉकडाउन होगा और काफी सारी रियायतें दे दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन पार्ट अगर होगा तो क्यों होगा, इसका भी सवाल सुन लीजिए। मामला है कि अब तक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस हुए हैं। इससे पहले जो सबसे ज्यादा केस थे वो थे 3900, लेकिन अब जो केस हुए हैं 24 घंटे में वो 4000 से ज्यादा हो गए, यानी कि 4200 से ज्यादा केस हो गए। ये अपने आप में सबसे बड़ा मामला है और हम इसीलिए कह रहे हैं कि लॉकडाउन पार्ट 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अहमदाबाद, गुजरात और महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, ये जितने भी प्रदेश और जिले हैं वो भयानक तौर पर इससे ग्रसित है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर जिले इससे पीड़ित हैं और खासकर आगरा, कानपुर और मेरठ तो इससे ज्यादा ही पीड़ित है। इसके लिए कल मुख्यमंत्री ने अलग से स्कीम भी बनाई थी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि क्या लॉकडाउन पार्ट 4 होगा? जी हाँ, हमारे हिसाब से तो लॉकडाउन पार्ट 4 होगा और पार्सली इसको खोला भी जाएगा, क्योंकि अब जरूरत है जान के साथ साथ में जहान बचाने की भी। उसी की कवायद की जा रही है, उसी में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे,
लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, इसकी गंभीरता को समझिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद भी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें, अभी तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 67,152 हो गए हैं। साथ ही देश में 2206 लोगों की अब तक कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं कुल 20,917 लोग इस संक्रमण को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लॉकडाउन पार्ट 4, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। अमित त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, स्वागत है आपका अमित। और मनोज मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है पवन जी आपका। और साथ में ही मनोज अग्रवाल, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे मनोज जी का। मनोज, क्या समझते हैं, क्या लॉकडाउन पार्ट 4 होगा, जरूरी है? जरूरी दरअसल प्रदीप जी क्या हुआ कि एक समय था जब हम आप बैठ कर डिस्कस करते थे कि इकाई में, इकाई से संख्या दहाई, दहाई से सैकड़ा और सैकड़े से आज हजार की संख्या में रोज लोग बढ़ रहे हैं पॉजिटिव केसेस। इसका कहीं कहीं श्रेय इस बात का दिया जा सकता है कि हमारी जांच बढ़ रही तो संख्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर परिदृश्य देखें तो बहुत सारी चीज़ें जब अभी तीसरे लॉकडाउन के दौरान खोला गया, चाहे आवागमन संबंधित रहा हो, चाहे वो दुकानें रही हों, लोग उस सुविधाओं से, लेकिन जिस तरीके से मैं फिर कहना चाहूँगा मजदूरों का पलायन, चाहे वो ट्रेन के जरिए श्रमिक आ रहे हैं, चाहे वो पैदल आ रहे हैं, अपने संसाधनों से आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ें ग्रामीण स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी बढ़ रही हैं और उसका लोड कहीं न कहीं प्रदेश के नेतृत्व पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश जरूर अपने सशक्त नेतृत्व कह सकते हैं, अपनी मॉनिटरिंग से या मेडिकल टीम के जरिए, बाकी स्थिति हमारी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या दिल्ली जैसी नहीं, हम उसमें उसको लेकर के काफ़ी हमारी स्थिति सुधार है। लेकिन पूरी तरीके से लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है प्रदीप जी कि अभी 17 के बाद खत्म होने वाला है, या ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा है, जहाँ जहाँ संख्या बढ़ रही है या कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है, उनको लॉकडाउन के दायरे में रहना पड़ेगा, बाकी धीरे धीरे करके चीज़ें खोलनी पड़ेगी। उसकी शुरुआत देखिए कल से, जैसे अभी ट्रेन चालू की जा रही है, ये एक बड़ा मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। देश की राजधानी से 15 राजधानियों में, चाहे पटना हो, चाहे हावड़ा हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्यों में हो, तो लोगों को राहत देना शुरू हो गया है। लॉकडाउन मुझे लगता है कि जरूर बढ़ेगा, हो सकता है कि सरकमस्टांसेस या किस्तों में बढ़े या इस तरीके से हो सकता है रिलैक्सेशन के साथ बिल्कुल, ये आप ठीक कर रहे हैं। अमित का रुक करेंगे। अमित, क्या लगता है कि लॉकडाउन पार्ट 4? देखिए प्रदीप जी, लॉकडाउन 4 की जहाँ तक बात है, बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ है कि जहां पर केसेस लगातार आ रहे हैं, बड़ी भी अच्छी बात यह है कि जो सरकारों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों के ऊपर छोड़ा था कि जहां पर भी वो अपने तरीके से चीजों को लागू करके जहां पे केसेस नहीं, अगर वहां छूट देते हैं, लोगों को काम के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो उनको छूट दी जानी चाहिए। तो उसमें देखिए अभी भी नई जगह पे कोई भी नया केस नहीं आया है प्रदीप जी।
तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी जब आज 3 बजे बात करेंगे तो फिर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके इसी बात को कहेंगे कि जब जो पिछले समय घटनाक्रम घटा है कि जहां पर केसेस हैं प्रदीप जी, वहां पर उसको बंद रखा जाए और जहां पर केसेस नहीं है वहां काम को, दिनचर्या को जिससे चलती है वैसे चलने दिया जाए, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। आप देख रहे हैं प्रदीप जी की पिछले समय जब से लॉकडाउन हुआ देश में, उससे काफी हद तक हम लोग काफी हद तक बचे, और आज वही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सीतापुर भी जो कोरोना का एक सेंटर था वो भी आज कोरोना मुक्त हो गया। तो धीमे धीमे चीजें चल रही हैं और हमको भी और आपको भी सबको ये चीज पता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, लेकिन कुछ छूटों के साथ वही चीज लागू होगी। ठीक है, तो मतलब जो हम कह रहे हैं वो बात एकदम सच हो रही है। आप दोनों ये एग्री करें कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लॉकडाउन पार्ट 4 होगा, लेकिन कुछ छूट के समय आएंगे। आज मनोज जी आपकी बात में आएंगे, जरा दूसरे भी हमारे साथ मेहमान है उनको शामिल कर लेते हैं। पवन गुप्ता जी, ये हमारा मानना है, केनीज का मानना है, हमारा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि लॉकडाउन पार्ट 4 होगा। ये अलग बात है कि ज्यादातर छूट दे दी जाए, आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान हालात में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सामने 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वो लॉकडाउन को खोलें और अर्थव्यवस्था को संभालें, और दूसरा विकल्प ये कि लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू किए रहें और अर्थव्यवस्था को छोड़ते हुए कोरोना महामारी को रोकें। दोनों विकल्प में इनको तालमेल बैठाना होगा, इस तालमेल के साथ ही आगे बढ़ना होगा, और कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तैयारी भी इनको करके चलनी चाहिए। आप देखिए, जो पहला लॉकडाउन हुआ था बहुत अच्छी बात थी, पूरे देश ने साथ दिया और देश के हित में था लॉकडाउन, मगर उसके साथ जो सरकार को तैयारियां करनी थी वो सरकार ने तैयारियां नहीं की थी। आज जो मजदूरों की समस्या सामने खड़ी है वो उस समय 25 मार्च को भी खड़ी थी, मगर 25 मार्च को अगर निकाल देते तो उस समय अपने बहुत कम मिनिमम केस थे पूरे देश में, अगर उनको वहां से निकाल दिया जाता। आज जब हम पीक पे, जब 3500 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तब आप उन मजदूरों को वहां से निकाल लें, तो ये खतरा एक लेना होगा ना। आगे भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लें, मगर मेरा ये मानना है कि इनको दोनों का तालमेल बैठा के चलना चाहिए। रेड जोन और ऑरेंज जोन इनको नहीं खोलना चाहिए, ग्रीन जोन इनको खोल देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी तो आप लड़ाई से लड़ोगे कैसे कोरोना से? उसके लिए अर्थ कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? वो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इनको लॉकडाउन और दोनों में तालमेल करके प्रधानमंत्री को अच्छा निर्णय लेना चाहिए, और यही सब मुख्यमंत्रियों की भी राय होगी, मेरा मानना है। ठीक है, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, आप तो अर्थशास्त्री है, जहान बचाने की चिंता करते हैं, क्या कहना सर आपका कि क्या जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है? लॉकडाउन पार्ट 4। देखिए, लॉकडाउन पार्ट 4 पार्ट 5 दोनों के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि यहीं तक बात रुकेगी। और अब जिस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो आज देखिए लगभग 95% मजदूर, श्रमिक, वर्कर सब अपने अपने घरों को आ चुके हैं। तमाम संघर्षों के बावजूद अपने घरों पर आ चुके हैं और वो एक नई मनोवृत्ति के साथ अपने को तैयार कर रहे हैं। अब इस स्थिति में जबकि सप्लाई चेन पूरी तरह से लगभग टूट चुकी है, खास तौर पर कॉरपोरेट सेक्टर की और बड़े स्तर पर टूट चुकी है, तो उसको जोड़ने में समय लगेगा। कई राज्यों ने इसकी पहल शुरू कर दी है। जैसे आप देखें तो तेलंगाना ने बिहार से श्रमिक बुलाना शुरू किया कुछ। इसी प्रकार से बेंगलोर के लिए 20,000 श्रमिक चाहिए, तो वहाँ की सरकार ने भी उस पर कार्य करना, अमल करना शुरू कर दिया। जो दिल्ली सरकार कल तक अपने यहाँ मजदूरों को वापस भेजने के लिए नोएडा बॉर्डर पर उन्होंने एक जमघट सा लगा दिया, बड़ी असहज सी स्थिति पैदा कर दी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि श्रमिकों की वैल्यू क्या है। तो इस लॉकडाउन में एक चीज तो मानना पड़ेगा, श्रमिकों की वैल्यू लोगों को पता चल गई। और लॉकडाउन एकदम से खोल देने से भी कुछ नहीं होगा, ना उसमें जान बचेगा ना जहान बचेगा। एक क्रमबद्ध तरीका है, मेंटली रेडी हो, और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन सेक्टर तैयार होते चलेंगे, आप देखिए धीरे धीरे हो रहा है। आज फेज 3 में भी देखिए, इवन रेड जोन में भी, लखनऊ रेड जोन में आता है। लेकिन काफी हद तक छूट दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा बहुत काम करने लगे, उनके ऑफिस भी खुल गए हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीका है लोगों के सजग।
करिए। ठीक है मनोज जी, ये दौर आएंगे दोबारा ऐसा से आपकी है बात कि में। हमको अपनी इकोनॉमी में भी ट्विस्ट जी। लाना है। अब हमको वेस्टर्न पैटर्न की इकोनॉमी से इंडियन पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की तरफ भी जाने का एक सुनहरा मौका है, तो हम उसको भी प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरह की क्राइसिस आती है, भारत उसको अवसर में बदलता है। हमारे लिए चाहे आप कृषि को देखिए तो जैविक खेती की तरफ बढ़ने की बात है। जो लोग शहरों में अनावश्यक पड़े हुए थे, वो शायद कृषि में लग करके कृषि को और ज्यादा उपजाऊ बना सके और लाभकारी बना सके। इसी प्रकार से एमएसएमई में भी एक नई उम्मीद जगाई जा सकती है, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी उस तरह से। तो कई चीजों को यहाँ सोच करके चलना होगा। हमको लकीर का फकीर अब नहीं बनना है। बहुत तेजी से विश्व अर्थव्यवस्था बदल रही है, भारत को उसका लाभ लेना होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि भारत उसको किस प्रकार से अपने को लाभान्वित कर सकता है। ये एक सोचने की बात है यहाँ पर। ठीक है, आएंगे मनोज जी आपके पास दोबारा। मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मनोज जी। नहीं, अभी मैं दरअसल प्रदीप जी ये कह रहा था कि अभी युक्त और मुक्त पे बहस इसलिए नहीं की जा सकती है कि पहले प्रयागराज हो, बाराबंकी हो, बहुत सारे जिले मुक्त थे, लेकिन युक्त होने में समय नहीं लगा। जब जांच हुई तो लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन अब हम जब आज 4.0 लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो हमको उन परिस्थितियों की बात करनी होगी, पीछे हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया और आगे हम क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्रियों को जो ऑब्जर्वेशन अभी पीएम के साथ बैठक में होगा, मुझे लगता है कि सरकार ने ये निर्णय जरूर मन बना लिया है कि कोरोना के बीच अब हम सारे संसाधनों को ओपन करेंगे। मुझे लगता है कि सोशल गैदरिंग, चाहे वो बच्चों के स्कूल हो, मल्टीप्लेक्स हो, मॉल हो, उनको छोड़ करके धीरे धीरे प्रदीप जी शर्तों के साथ शर्तें रखेंगे। बिल्कुल ठीक कर ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी जाएगी और मॉल नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, तमाम सारी चीजें ये जो पहले बंद थी, धार्मिक स्थल बंद थे, ये सारे बंद रहेंगे और इनके साथ में लॉकडाउन 0.40 भी चलेगा। और जी बिल्कुल, और उसी को चेन को बढ़ाने के लिए जस्ट अभी कल आप देखिए, कल जो ट्रेन शुरू की जा रही है ये एक वानगी है। इसके बाद मुझे लगता है कि जैसे 2-4-5 दिन हम इसको सफलतापूर्वक चला ले जाएंगे, आगे हम बस के भी अंतरराज्यीय बस भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस देना तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में सबको मिल रहा है। स्टेट में जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही लोगों को, लेकिन जैसे अंतरराज्यीय बॉर्डर पे आप जाना चाहते हैं तो वहां पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड या गृह के प्रमुख हैं उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ती, फिर कई तरीकों की जांच है। अब इन चीजों से बाहर निकल करके लॉकडाउन को लागू करना, लोगों को छूट देना, कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट वर्कर्स को भले 30 से 35-40% पर जैसे अभी उन्होंने लागू किया है, लेकिन प्रदीप जी दूसरा एक पहलू उसको आपको देखना पड़ेगा। सरकारी संसाधनों पे, सरकारी कार्यालयों में लोग नहीं आ रहे हैं, लाख सुविधा, लाख सब कुछ दे, उनको सैलरी भी टाइम पे मिल जा रही है, उनको आने की भी बातचीत है, उनका ऑफिस सैनिटाइज है, लेकिन लोगों में डर है। सरकार कम से कम ये पेन ले, इस बात पर जोर दिखाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेक्रेटरी लेवल पर कि उनके सरकारी कर्मचारी तो दफ्तर पहुंचे। जी ठीक बात है। अमित क्या कहेंगे आप कि लॉकडाउन 4.0 और बहुत सारे शर्तों के साथ और बहुत सारे खुलेपन के साथ? देखिए प्रदीप जी, जैसे आप भी जानते हैं कि पूरा देश जानता है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। जिस तरीके से लगातार केस आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, और सबसे अच्छी चीज है कि अब हमारे पास पर्याप्त साधन है मौजूद हो, चाहे वो बेड से रिलेटेड हो, चाहे टेस्टिंग हो, चाहे आप देख रहे हैं कि सरकार भी पूरी तरीके से चिंतित है। प्रदीप जी मैं आपको बताऊं, सिर्फ बंद कर देना लॉकडाउन अब एक रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। और जिस तरीके से हम अभी तक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना की, अगर हमारे पास राजस्व नहीं होगा तो हम आगे जाके इस लड़ाई को कमजोर हो जाएगी। इसमें सरकार की चिंता भी ये है कि जहां पर चीजें केसेस नहीं है वहां पर धीमे धीमे इसको खोला जाए। और प्रदीप जी नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि जहां केसेस नहीं वहां तो बात ठीक है, लेकिन जहां है वहां अफराद से बढ़ रहे हैं। भाई पहली बात, मतलब जब से कोरोना ने भारत में कदम रखा, आज उसकी उम्र 103 साल की हो गई है, 103 दिन की हो गई है, और वो उसने कोहराम मचा रखा है। पहली बार आज उसने 4000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है, 4200 लोगों को प्रभावित कर दिया है। इससे पहले 24 घंटे में मात्र 2900 लोग प्रभावित हुए थे। प्रदीप जी एकदम सही बात है। और दूसरी चीज है कि देखिए आज टेस्टिंग हो गई है, युद्ध स्तर पर टेस्टिंग। हमारे पास पहले किटें नहीं होती थी क्योंकि किटें हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा पे है, जांचें हो गई। इसमें जांच क्या गांव में जो श्रमिक वापस आ रहे हैं, क्या उनकी जांच हो रही है? इतना पर्याप्त हमारे पास में सब कुछ है? हमारे पास पर्याप्त। प्रदीप जी मैं आपको बता दूं, हमारे पास इस बीच में करीबन
2-2.5 करोड़ किटें हैं, हम उसको अभी भी आगे 15 दिन की जांचें कर सकते हैं। किटों की कोई समस्या नहीं, कोई संसाधन की कमी नहीं। कल ही आपने देखा उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो 54,000 बेड बनाकर नंबर 1 राज्य में भी सबको पछाड़ के आ गया। देखिए प्रदीप जी, समस्या ये है कि आज हमारी ये महामारी इतनी अंदर तक आ गई थी कि जिसको जो बीच में कुछ कांड हुए कि जैसे लोगों ने फैलाने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं समस्या बनी गई। लेकिन हमें इतना जरूर है कि अब हम केवल ये खाली कुछ लोगों की वजह से हो गया नहीं प्रदीप जी, प्रदीप जी कुछ लोगों की वजह से नहीं, लेकिन आप बहुत आप देख रहे हैं कि 60-70% अगर एक चीज आ गई है सामने तो कहीं ना कहीं आप उसको कहेंगे, आप उसको बिना कहे बच नहीं सकते प्रदीप जी। मैं दूसरी तरफ ये जरूर एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि प्रदीप जी, हमें अगर आगे की लड़ाई जीतनी है तो हमें धीमे धीमे संसाधनों को खोलना होगा। कहीं ना कहीं जनता को भी है कि अभी हमें इन्हीं कोरोना के उसमें रहकर ही इस लड़ाई को आगे बढ़ते और उसी में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये अभी लड़ाई खत्म नहीं होने जा रही है, लड़ाई लंबी चलेगी। और हमने भी कहा, लगातार बताते रहते हैं कि हमको कोरोना के संग जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसलिए आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 2 कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक, लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि हमको जान बचाना है। दूसरा, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन जरूरी है क्योंकि हमको जान बचाना है। और इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये सबसे बड़ा चिंता का सबब है। और तालमेल बैठ नहीं रहा है क्योंकि हमने जो ही ये लॉकडाउन में छूट दी, केसेस की संख्या में लगातार इजाफा होने लगे। तो क्या अब ज्यादा छूट देने से ज्यादा केसेस बढ़ेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि?
बुजुर्गों का हक एते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यही है कि अगर लॉकडाउन 4 होता है और उसमें छूट दी जाती है तो छूट का जो कारण हमको दिखाई दे रहा है, जो मिल रहा है, वो ये है कि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कुछ प्रदेशों को छोड़ करके, 3-4 प्रदेशों को छोड़ करके बाकी जगह स्थिति कमोबेश ठीक है, क्योंकि 65% केस इन्हीं 4 प्रदेशों से ही आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी प्रदेशों में भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, वहां पर ज्यादा कदा बढ़ ही रहे हैं। पवन गुप्ता का रुख करेंगे। पवन गुप्ता जी, सवाल ये कि अगर लॉकडाउन 4 होता है और तो काफी सारी छूट दी जाती है, लेकिन जो छूट दी गई उसका खामियाजा हम लोगों ने देखा। जी हाँ, देखिए, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ 14 अप्रैल को, तब देखिए 10,800 केस थे। जब दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तब 40,000 केस थे, और तीसरे लॉकडाउन में हम लोग रोज 4,500 के स्पीड से बढ़ रहे हैं। देखिए, हमको जो वर्तमान आज सरकार को निर्णय लेना होगा, इस बात के साथ लेना होगा कि हमको लॉकडाउन के साथ जीने की सिलसिला बनाना होगा, इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। और जब तक वैक्सीन या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा नहीं आ जाती है, तब तक इनको लॉकडाउन के साथ हम लोगों को जीना होगा। इन परिस्थितियों में जब सरकार को निर्णय लेना है तो देखिए, ये कहे कि अगर हम लोग ना लॉकडाउन हटाएंगे, लॉकडाउन कितना, मैं बताता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, ये कह के अगर आप हटाएंगे, लॉकडाउन कितना, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 6, मई में कह रहे हैं कि केसेस कम होंगे, जून जुलाई में एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं गुलेरिया साहब ज्यादा बढ़ेंगे, पीक पे होगा, ये कह रहे हैं पीक पे होगा, ये रहेगा। गुलेरिया जी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान हालात में आपको देखिए, आप ये कह के कि अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो रही, लॉकडाउन हटाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपको ये आकलन करना होगा किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान है। निश्चित रूप से लॉकडाउन कंटिन्यू करने में आपको नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। इस बात को सोच के तो जो फायदे की स्थिति है उसको सरकार को अपने फायदे में लेना होगा, और जो नुकसान की स्थिति उसका पूरा नियंत्रण रखना होगा। जो भी पॉलिसी बनेगी इसको रखते हुए बनेगी। इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने इसमें मांग की थी कि आप आगे निर्णय किस तरह लेना चाहते हैं, क्या पॉलिसी, क्या निर्णय आपका है, उसको आप स्पष्ट करें, तो समझ में आए देश को कि लॉकडाउन को आप किस तरह बढ़ाएंगे। मैं वर्तमान हालात में देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक और साथी बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे थे, वर्तमान हालात में बहुत बढ़िया अवसर भी है भारत के लिए। भारत के लिए अवसर इसलिए है कि चाइना और अमेरिका में इस समय लगभग एक मूक युद्ध चालू हो गया है, और जो आर्थिक स्थिति देश विश्व की है वो बिखर गई है चाइना और अमेरिका के विवाद से। दूसरा, हमारे भारत में श्रम सस्ता है, युवा पीढ़ी है, और जो नए कारखाने लग रहे हैं, नई कंपनियां चाइना और अमेरिका में हो गया है। हाँ पवन जी, हाँ, उधर चाइना और अमेरिका में हो गया तो इधर भी कम नहीं है। नहीं, इधर भी नेपाल और पाकिस्तान और चाइना में भी चल रहा है। नहीं, ये तो आप क्या चल रहा है, भारत एक तरफ पाकिस्तान से लड़ रहा है गिलगित को लेकर के, नेपाल से लड़ रहा है वहां पर रोड बनाने को लेकर के, चाइना वहां पर सिक्किम पर कब्जा करने के लिए चल रहा है। ये हम भी 3-3 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। आपके यहाँ भी कम नहीं है। इन सब के साथ आपको जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। मगर जो अवसर के मौका मैं आपसे कह रहा हूं, 3 स्थितियां बड़ी अच्छी हैं इस समय आपके सामने। पहला तो ये कि जो नए उद्योग हैं
उन लोगों को इन्होंने नई कंपनियों को बड़ी छूट दे रखी है, टैक्सेज में न्यूनतम टैक्स में कर रखा है। उसके कारण आपके यहाँ उद्योग बड़ी जल्दी लग सकते हैं, श्रम बहुत सस्ता है। आप जो चाइना की जगह आप विश्व में दूसरी ले सकते हैं, क्योंकि चाइना से बहुत से कंट्री अब इस समय दूरी बनाना चाहते हैं। और तीसरा जो सबसे अच्छी बात है हमारे भारत के लिए कि विश्व के लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं, मगर परिस्थितियां अच्छी हों। दिक्कत क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था पहले से काफी दिक्कत में थी, पहले से बहुत नौकरियां बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, बहुत लोग परेशान थे, उद्योग बंद हो रहे थे, सब परेशान थे, एनपीए बहुत बढ़ रहा था, मगर उन सब में इस समय कोरोना आ गया। मगर ठीक है, इस सबको लड़ते हुए सरकार को निर्णय लेने में, बस सरकार की नीयत भी इसमें ठीक रहे, वो कहीं संवेदनशील धर्म के नाम पर संवेदनशील करने का रास्ता ना देखे या और रास्ते ना देखे। सरकार के साथ पूरा देश है और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री लेंगे उसमें देश उनके साथ खड़ा रहेगा, मगर इनको दोनों को तालमेल लगा के चलना होगा, ये मेरा कहना है। ठीक 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 है। मनोज अग्रवाल जी, सवाल यह कि क्या श्रमिक सस्ता श्रमिक मिल जाने से ही हमारा एमएसएमई पुनर्जीवित हो जाएगा और विश्व की तमाम कंपनियां भारत की ओर रुख कर लेंगी? प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, मनोज अग्रवाल जी का अभी से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। मनोज मिश्रा जी के पास। मनोज जी, क्या लगता है कि खाली सस्ता श्रम कर देने से ही तमाम कंपनियां भारत की ओर रुख कर लेंगी? नहीं, सस्ता श्रम करने से के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, क्या अभी इस माहौल तो बना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, इसको लेकर के चांसेस तो हैं, लेकिन सरकार को बड़ा पेन लेना पड़ेगा। लेकिन एक हाथ हम इस रूप में बढ़ा चुके हैं कि जो भी श्रमिक आज वापस अपने वतन, अपने गांव, अपने यहाँ लौटे हुए हैं, इनको दोबारा कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा प्रदीप जी, क्योंकि बड़ी विषम परिस्थिति और जिंदगी मौत को झेलते हुए अपने घर पहुंचे हैं। तो उसको अगर अपॉर्चुनिटी में कैच कराएं तो राज्य स्तर पर जो श्रमिक वापस हैं वहां भी अब उद्योग धंधे चालू किए जा सकते हैं। जो लोग, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी लगातार पीछे काफी उद्योग समिति करते रहे। मुझे लगता है कि जिन चीजों को कमियां होनी चाहिए उससे बेहतर चाइना ही नहीं बल्कि बाकी जो चाइना से अपने व्यवसाय को उठाकर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आपको एक दौर याद हो प्रदीप जी, 2001-2002 की बात है, चंद्रबाबू नायडू ने पेन लिया था और आप देखिए उन्होंने कर्नाटक के पहले हैदराबाद को खड़ा कर दिया था। उसी तरीके की जरूरत आज उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अन्य राज्यों को, कि अब यहाँ से मजदूर पलायन करके बाहर नहीं जाएं, उनको यहीं पे काम मिले, धंधे यहीं डेवलप। योगी जी कह रहे हैं कि 90 लाख एमएसएमई को पुनर्जीवित करेंगे और इसीलिए 35 श्रमिक कानूनों को रद्द कर दिया। नहीं, मात्र 3 कानून बचे हैं श्रमिकों के। ये बहुत बड़ा साहसिक के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी का भी निर्णय है। दो चीजें हैं, हमने एक साहसिक कदम तो ले लिया, लेकिन हम उसको अपने यहाँ पे कैसे डाइल्यूट करके उनको कैसे रोजगार देंगे, ये बहुत साहसिक कदम। लेकिन हम दूसरी बात और भी कह रहे थे प्रदीप जी, 4.0 जो लॉकडाउन की स्थितियां 17 मई के बाद सरकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, आज मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, लेकिन पैरेलल चलना पड़ेगा। पैरेलल में अभी अगर अपर हैंड बात करेंगे तो अपर हैंड कोरोना का है, उद्योग धंधों का अपर हैंड नहीं है। उद्योग धंधों की बात आप तब करते जब ये संख्या 4000 नहीं बल्कि 700, 800, 500, 300 जी। नहीं, चाइना से जिस तरह से लोग नाराज हैं इस बात में कोई शक नहीं, पूरी विश्व की बिरादरी ना जी। लेकिन चाइना ने जिस तरह से कब्जा, मतलब पूरा कंट्रोल किया है इस पर, आप हालांकि फिर से एक आध केस निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसने कम से कम कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदीप जी, चाइना की छवि जिस तरीके से खराब हुई है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-5 सालों तो सुधरने वाली है। विश्वसनीयता बहुत बुरी तरीके से गई है, क्योंकि कोरोना का कहीं न कहीं वुहान और चाइना के लैब को लोग दोषी मानते हैं, और जब एक बार र्यूमर पूरे विश्व स्तर पर चला जाता है संभालना मुश्किल होता है। भारत के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए होती है जब आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। आपकी इकोनॉमी कह लें, चाहे रोजगार कह लें, चाहे धंधे कर लें, पिछले 50 और 60, 70, 80 दिन बंद पड़े, तो इसकी शुरुआत आपको कम से कम 0 से करनी पड़ेगी। तो जब आप किसी चीज की शुरुआत 0 से करते हैं तो आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑर्डर, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्शन कर लीजिए, अगर आपका ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर की भरमार पड़ेगी। जैसे आपका लॉकडाउन ओपन होगा, आप देखिएगा हर तरह की इंडस्ट्रियों के ऑर्डर
की भरमार पड़ने वाली है, तो मजदूरों को रोजगार और प्रदेश स्तर पर बाकी बहुत चीजें होने वाली हैं, बशर्ते इसको सरकार, संसाधन और मजदूर तीनों का बैलेंस बिठाना बहुत उचित होगा। जी जी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि खाली श्रमिकों का आवर बढ़ा देने से ये काम चलेगा या नहीं, इससे नहीं होगा। श्रमिकों का तो ये देखिए प्रदीप जी क्या है कि श्रमिक एक जरिया है जी आपके। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ पवन जी, मैं कहना चाहता था कि एमएसएमई सेक्टर ही एक ऐसा आधार है जिससे कि देश आगे बढ़ेगा और जिससे हमारे देश की उन्नति भी उसमें आगे बढ़ेगी। एमएसएमई सेक्टर में जैसा कि अभी हमारे पत्रकार भाई कह रहे थे, ये सब परिस्थितियां बिल्कुल साथ में हैं, मगर जो सबसे बड़ी दिक्कत एमएसएमई सेक्टर के सामने है कि एक तो जो सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं उनके साथ उसको आगे बढ़ना, दूसरा एमएसएमई सेक्टर के जो पेमेंट पूरे सरकारी सेक्टर में फंसे हुए पूरे देश में वो पेमेंट नहीं हो रहे, तीसरा जो इन्होंने एनपीएस 90 दिन को 180 दिन किया था उसको इनको कम से कम 270 दिन करना होगा, और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबकी अपनी बैंक लिमिट है, सबकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है, और वर्किंग कैपिटल लिमिट बहुत अप्रेजल करने के बाद बैंक देती है और जो उनका जितनी लिमिट होती है उतनी दे देती है। सरकार को 25% कम से कम पूरे एमएसएमई सेक्टर को बैंक गारंटी उनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ानी होगी, तब जाके इंडस्ट्री चल पाएंगी। और जो अवसर मिल रहा है सरकार को, इसके लिए तैयारी अभी से करनी होगी। हाँ। इसको सरकार को कोई भी निर्णय बगैर तैयारी नहीं करना चाहिए। होगा जरूर, हम लेकिन अपडेट कर देते हैं जी। सरकार को बगैर जरूर पता होगा, लेकिन हम फिर भी अपडेट कर देते हैं। हाँ। आज वित्त मंत्री सीतारमण भी बैंकों से मिल रही है कि कैसे लिक्विडिटी बढ़े, कैसे लोगों को रोजगार। जी बिल्कुल, इसलिए जी हम मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी जरा कमेंट कर दें, आपने एमएसएमई की बात की, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। एमएसएमई में के जो प्रमुख जिसको अभी देख रहे हैं नवनीत सहगल साहब, उनके पास इन सब चीजों को लेकर के प्लान भी है। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बहुत सारे निर्णय कर भी लिए हैं। बैंकिंग के संस्थाओं में उनको कैसे लोन या कैसे पैसे मिल सकते हैं, क्या सिक्योरिटी हो सकती है, उन सब चीजों का प्रायोजन है और बड़े ब्रॉड लेवल पे है। इवन दिन मैं बताऊं आपको, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी उन योजनाओं को लेकर के संबंधित जो उनके रीजनल हेड्स हैं उनसे भी वो सारी चीजें कम्युनिकेशन है। एमएसएमई तो मुझे लगता है कि पैरेलल जिस तरीके से सेवा संस्थाएं या मेडिकल चीजें काम कर रही वो ठीक है मनोज जी, वो सब ठीक है, लेकिन मेरा जो बेसिक सवाल है वो यही है, आपके पास दोबारा चाहूंगा। अमित करूंगा। अमित, क्या खाली श्रमिकों के आवर बढ़ा देने से ही हमारा एमएसएमई पुनर्जीवित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, या अभी और कुछ करने की दरकार है? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए प्रदीप जी, ये भी एक वजह है कि श्रमिकों को जो हमारे पास क्षमता है उसको देखते हुए भी, और जो उनको जो नियम आसान किए गए वो भी जो मोह भंग हो चुका जिन कंपनियों का चीन से, उनके लिए भी एक अवसर का मौका, वो वहां से यहाँ पर आ सकते हैं। और आपको भी पता होगा प्रदीप जी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो एक कमेटी बनाई है सतीश महाना जी के अंडर में, वो भी इस पे नजर बनाए हुए है निरंतर। मैं दूसरी तरफ कहना चाहूंगा प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन में भी, जिसने 12,000 से ज्यादा भट्टों में और 120 से ज्यादा मीलों पे जो सुरक्षित काम किया है, वो पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा नहीं है, देखिए प्रदीप जी, योगी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं लगातार, कैसे रोजगार पैदा हो, कैसे सॉरी बिल्कुल कैसे इस तरीके से हम श्रमिक जो बाहर से आए हैं उनको आगे की उनकी जो दिनचर्या, उनकी जो जिंदगी है उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, उसकी चिंता कर रहे हैं। और मैं दूसरी तरफ आपसे कहना चाहता हूं प्रदीप जी, आप देखिएगा वो समय दूर नहीं है जब जो मोह भंग कंपनियां हैं चीन की, वो हमारे देश में आएंगी और कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो उत्पन्न होंगे। और जो 90,000 की बात, 90 लाख मजदूरों की बात हमारे योगी जी ने की है, वो भी आप देखेंगे वो सपना जरूर सच होगा, लेकिन थोड़ा समय लगता है और उसी पे प्रक्रिया चल रही है, आप देखिएगा। नहीं, वो आपकी बात सब ठीक है, योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, सब ठीक है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था वो जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। क्या सिर्फ श्रमिकों के घंटे बढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या और भी कुछ करना पड़ेगा? वो चीजें क्या है वो जरा वो बता दें। देखिए प्रदीप जी, एक ये रीजन जो आप दे रहे हैं ये है क्योंकि जो आप देख रहे थे चीन में भी जो लेबर रेट है वो बहुत ही कम है, इसलिए वहां की जो चीजें वो भी सस्ती होती हैं। इसमें भी जो देखिए, जब बाहर की चीजें, बाहर की कंपनियों को लुभाना होता है तो कुछ चीजें जो उनको छूट चाहिए होती हैं वो सरकारें देती हैं, और हमारी सरकार भी उस पर चर्चा करेगी, विचार करेगी, और जो भी उनके मन माफिक होगा उसको करके और हम कैसे भी उन कंपनियों को अपने देश में लाकर यहाँ पर रोजगार और उस कंपनी को यहाँ स्थापित करें। हमारे लिए चुनौती है, लेकिन चुनौती को कैसे, चुनौती से आगे बढ़ना है वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
ठीक बात, बिल्कुल ठीक। अमित जी की एक बात मैं कहना चाहूंगा, श्रमिकों को बढ़ाने से या श्रमिक देने से बात पूरी नहीं होने वाली है। पवन जी आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं, मनोज जी कुछ करें जी। दरअसल जो इन्वायरमेंट एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को बैठाने के लिए देना पड़ता है, उनको एनओसी से लेकर लैंड एक्विजिशन से लेकर के बिजली से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के उन सारी चीजों को जब तक 1 to 1 करके नहीं देंगे, श्रमिक का आपके रॉ मटेरियल को मेच्योर करके वो तैयार करता है, श्रमिक बाकी चीजें नहीं करता है। उसमें सरकार का और कंपनी ओनर का जो एक रोल होता है, सरकार को आज बढ़ करके 3-4 चीजों पर बेसिक लैंड यूज जो भी जहां भी पड़े हुए हैं उन कंपनियों को बैठाने के लिए उनको ऑफर करें, उनको कम रेट पे दें, बिजली दें, सड़क दें, ट्रांसपोर्टेशन दें, उसके बाद मजदूर का अपना काम आता है तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। जी। एक सवाल और है कि क्या जिस तरह से जापान के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है कि जापान अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको तुरंत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, क्या पूरे विश्व के देशों के लिए एक अलग से वो बनाना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान के लिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही प्रदीप जी, उसके लिए इस जोन में जापान जैसी सुविधाएं उन सारे उद्योगपतियों को देनी पड़ेगी जो नए तरीके से दूसरी जगह से माइग्रेट करके हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्शन को लाना चाहते हैं। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, चाहे वो व्हीकल की कंपनी हो, चाहे जिस भी तरीके के लोग हो, और उससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे यहाँ काम बढ़ेगा और हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी। पवन गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अमित जी की बात में थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता था कि निश्चित रूप से सरकारों ने, विशेषकर केंद्र सरकार ने बीच में ऐसे कायदे कानून बनाए हैं कि जो नई कंपनियां बने उनको उन्होंने बहुत से टैक्सेज में रियायत दी है, जो नए उद्योग लगाने को उनको 6-6 साल की रियायत दी है, मगर उसका फायदा हमको उठाना है। सरकार ने नियम बनाए, कायदे बनाए हैं, मगर यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, मैं अपने पत्रकार महोदय जी की बात को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इस समय जरूरी बात सामने रखना कि नवनीत सहगल बहुत योग्य और बड़े कुशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो एमएसएमई सेक्टर को देख रहे हैं, मगर जहां तक उनकी कार्यकुशलता क्या है वो मैं आपको एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल कोयला है। मैंने 1 साल पहले भी आपके चैनल पे कहा था, कोयला है, और कोयला जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कोटा दे दिया गया, आप लाके अपने उद्योगों को दें। 5 साल हो गए अभी तक ये 1 किलो कोयला नहीं ला पाए थे। यूपीएसआईसी को उन्होंने अपनी एजेंसी नॉमिनेट बनाया था और नवनीत सहगल के आने के बाद 1 साल 2 महीने में 3 बार टेंडर हुए, विदाउट एनी रीजन वो टेंडर निरस्त किए गए। उनको ये चिंता नहीं रही कि हमारे उद्योग कैसे चलेंगे, और 40% 50% मेरा मटेरियल ज्यादा खरीद रहे हैं। इसको लेकर मैंने प्रतिवेदन स्वयं व्यक्तिगत रूप से आके मुख्यमंत्री को दिया था, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप इसको ला रहे हैं, क्यों नहीं एमएसएमई को जिंदा कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कार्यशैली बदलनी होगी, अपनी इच्छा शक्ति बदलनी होगी, और उनको बाद ये काम इस तरह से करने होंगे कि एमएस शक्ति के ऊपर कोई बंदिशें ना रहे, कोई भी उनके ऊपर ऐसे अनावश्यक उनके पास काम ना लागू किए जाए जिससे उनके साथ दिक्कत हो। चलिए अमित भाई, सवाल ये है कि श्रमिक तो ठीक है, आपने 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, मरेगा करेगा, उसको काम करना ही है, लेकिन बाकी चीजें जैसे बता रहे, पवन जी बता रहे हैं कि लंबा समय लग जाता है उसको प्रोसेस में निकलने में, उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं प्रदीप जी, जैसे पवन जी भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार जब से आई है केंद्र में, उन्होंने कई चीजें आसान की है। तो जहां पर जो चीजें आसान करने की जरूरत पड़ी है, सरकार काम कर रही है। लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले हमारे प्रावधान थे कि जो देखते थे आप कि हमारे यहाँ जो पहले आप चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहाँ पे भी सरकारें थी, तो हमारे देश की छवि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश में तो गुंडाराज की और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां थी उसकी वजह से राज्यों में कोई भी निवेश करने को तैयार नहीं होता था। जब से हमारी सरकार आई है 2017 के बाद से, उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार कंपनियों से यहाँ पर जो है, आपने समिट देखा होगा, कई इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, और आप भी देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा निवेश अभी उत्तर प्रदेश में इन 3 सालों में आ चुका है। तो मैं आपसे प्रदीप जी कहना चाहता हूँ, ये 2 दिन का काम नहीं होता है, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है और उस पर काम किया जा रहा है। मैं प्रदीप जी दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, जवाब देते हैं पवन जी। अमित कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लेकिन अब भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है लगातार। मैं अमित जी की एक बात कहना चाहूंगा मित्रवर, कि मैं इस चैनल के माध्यम से खुला आपको चुनौती दे रहा हूं कि देखिए, भ्रष्टाचार हमारे समाज का पार्ट हो गया है, भ्रष्टाचार हमारे समाज का अंग है। उसमें हमारा काम, सरकार का काम क्या होता है, जब कोई भ्रष्टाचार करे उस पर कार्रवाई करे, और भ्रष्टाचार पर उसको जेल भेजने काम करे जिससे दूसरे लोग ना करें। कांग्रेस शासन काल में सुन तो लीजिए अमित जी, बात पूरी हो, मान्यवर बात पूरी हो जाने दीजिए।
छोड़ा हो तो बताइए। माने अब मैं आपसे कहता रहा हूं, मैं आपको खुली आपको अमित जी आप पूरी बात, मैं आपको खुला आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप एक उदाहरण बता देंगे, मैं आपको कह तो रहा हूं भ्रष्टाचार का एक उदाहरण जिसमें कार्रवाई कांग्रेस ने ना की हो, जिसमें कांग्रेस ने कार्रवाई करके ना भेजा हो। एक में बात सुन लीजिए आप, अरे आप बात तो सुन लीजिए। आरोप लगा दिया आपने भ्रष्टाचार का। आपको एक उदाहरण अभी हमने दिया ना कोयले का, जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है प्रदेश का, उसमें क्या हो रहा है उदाहरण दिया तो आपकी सरकार में। आपकी सरकार क्या कर रही है? मैं खुला चैलेंज करता हूं, ये 3 बार जो टेंडर कैंसिल हुआ रॉ मटेरियल के, अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा तो मैं अपना सर्वत दान दे दूंगा। क्या बात करते हैं? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अब देखिए कहां हो रहा है। लगा आप मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। आप बात सुन लो, मेरे जवाब दे दीजिएगा। मित्रवाद बात सुन लीजिए, मित्रवाद बात सुन लीजिए। आरोप लगाना, उससे सुनने की आदत डालिए। या तो आरोप लगाते नहीं, सुनने की आदत डालिए। हम एक बताना चाहते हैं, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के बहुत से केस आए, कोई ऐसा केस नहीं था अगर इसमें संचार व्यवस्था में आए तो उनके मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया। कनिमोझी भी जेल गई थी, जो करुणानिधि की लड़की थी। अगर रेल मंत्री को भ्रष्टाचार की बात आई, उसके भांजे ने बात की है किसी डीआरएम से, उसको दूसरे दिन रेल मंत्री से हटा दिया गया। सुबोध कांत शाह ने एज ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री होते हुए एक लेटर लिख दिया था, उनको तत्काल हटा दिया गया। अशोक चव्हाण ने एक अगर पत्राक ले लिया था, उनको हटा दिया गया था। मतलब कोई भी भ्रष्टाचार का कारण हुआ, हमारी सरकार ने फौरन कार्रवाई की। आप सोच के एक केस बता देना कल तक जिसमें सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने एक भी केस में कार्रवाई नहीं की। मैं खुला चुनौती देता हूं आपको। हमारा काम है, सरकार का काम है कार्रवाई करना। आप एक केस कल तक बता देना हमको जिसमें भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं हुई कांग्रेस में। और आपने 7 साल में कितनी कार्रवाई की, एक केस बता देना। आपने 7 साल में कितनी कार्रवाई की, एक केस बता देना मित्रवार। और हम आपको खुला चैलेंज देते हैं, कांग्रेस में कार्रवाई नहीं हुई। हर केस में कार्रवाई हुई, चाहे वो रेल मंत्री हुआ, चाहे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हुआ, चाहे मुख्यमंत्री हुआ, चाहे संचार मंत्री हुआ, हर केस में कार्रवाई हुई, चाहे खेलकूद मंत्री हुए। कई इस तरीके के आरोप अरे आप आरोप लगाने के आपका तो आपकी संस्कृति है। बीजेपी वाले जब कार्यों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपकी संस्कृति होती है आरोप लगाना। आप दूसरे को गंदा कहना की संस्कृति आपकी। अरे खुली बहस करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ एक केस बता दीजिए जिसमें कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की। आप एक केस बता दीजिए। नेता पे किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप, अरे आपके नेता पे रोज आरोप लग रहे हैं। आपके नेता पे रोज आरोप लग रहे हैं। आपके नेता पे रोज आरोप लग रहे हैं। अरे मित्रवार अभी मैंने एक उदाहरण आपके राज्य का दिया। 3 बार टेंडर 14 महीने कैंसिल हुआ है। अगर तीनों बार टेंडर अगर इन कारणों से ना कैंसिल हुआ हो तो जो कहिए तो मैं आपसे मतलब हर तरह से आने को तैयार हूँ। आप उसकी जांच करा लीजिए ना। आप जांच कराएंगे नहीं, आप कार्रवाई करेंगे नहीं और कहेंगे हमारा भ्रष्टाचार नहीं। मत करिए इस तरह की बात। ठीक है भाई मनोज जी कुछ कह मनोज जी पवन जी मैं कह रहा हूं कि चल बहुत अच्छी बात है। अब दरअसल क्या हुआ कि मुझे लगता है प्रदीप जी का सवाल डाइवर्ट हो गया और भ्रष्टाचार पे चला गया। और उस भ्रष्टाचार में 2G 3G घोटाले का सबसे ज्यादा हंगामा भाजपा ने किया था। सारे लोग बरी होकर के बाहर हैं। इसमें राजनीतिक मुझे लगता है राजनीतिक मुद्दों पर बातें तब कर ले जब मुद्दा हो। आज मुझे लगता है एजेंडा कुछ और था। उसी में बहस करिए कि पवन जी का आरोप है कि क्या अभी कोई नेता जेल में गया, अगर चिदम्बरम को छोड़ दे, वो थोड़े दिन के लिए जेल गए थे, बाहर हो गए। तो अगर इतना भ्रष्टाचार था तो तमाम नेताओं को जेल में होना चाहिए ना। ये नेता जेल में क्यों नहीं जाते? प्रदीप जी दरअसल उनके आरोपों को पाला जाता है और समय अनुसार चुनाव में उसको इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार लोग रखते हैं। जब लगेगा तो पुलिस की तुरंत जांच शुरू हो जाएगी, लोग जेल के पीछे नजर आएंगे, बाकी बेल हो जाएगी, फिर बाहर रहते हैं। आप देखिए एक छोटे इंसान को पूरी जिंदगी जेल हो जाती है और 40, 50, 60 मुकदमों के लोग आरोपी हैं और बाहर पूरी जिंदगी कटती है और मर भी जाते हैं। तो हम ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि 2G 3G घोटाले लेकर के अन्ना और बहुत सारे आंदोलनों के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार आई तो हमको भी लग रहा था 2014 2020 के बीच में कोई आरोप किसी तरीके का नहीं होगा और जितने आरोपी ये सारे लोग जेल में होंगे। लेकिन आज अगर चिदम्बरम को छोड़ दे, चिदम्बरम भी जेल के बाद बाहर आ चुके हैं, तो सारे राजनीतिक नेता
इतनी लिबर्टी एक दूसरे के लिए रखते हैं कि इनको चिन्हित तो करो पर इनको सजाए अब तक नहीं जाने दो। ये एक हम लोगों ने इस बात को देखा है। मनोज जी, हम लोग भटक गए विषय से। आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार से हट के बात करें अपने जिस विषय आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं आपके पास। नहीं, अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि अगर चिदम्बरम दोषी नहीं थे तो जेल में इतने समय क्यों थे? अरे बेल से बाहर आ गए, हम कहाँ गए? तो मैं कह तो रहा हूं प्रदीप जी, बात भ्रष्टाचार की है। अगर मैं हमारे किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जैसे हमने कोर्ट में जाके एक पीएल दाखिल की थी, आप भी कीजिए ना, आप भी आइए सामने। अमित जी, आपके पार्टी के बहुत सारे विवेचना का अमित जी के बात का जवाब दे दें कि अभी तक चिदम्बरम दोषी नहीं सिद्ध हुए। विवेचना का स्तर पूरी तरह सरकार का होता है, विवेचना करने का काम सरकार का होता है, और विवेचना में अगर आप किसी को जेल भेज देते हैं वो दोषी नहीं होता। दोषी जब होता है जब कोर्ट उनको दोषी कर दे। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी, आप भी जानते हैं कि 2G और 3G और ये घोटाले क्या नहीं हुए थे? सबको जेल भेजने का काम किया कांग्रेस ने। आप भ्रष्टाचार पर बहस कर लीजिए, सबको भेजने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसने उसके बाद सब छूटे, सुप्रीम कोर्ट से छूटे, सब छूटे। पवन जी, हमारा काम है कि हम पवन जी, आप दोनों लोग तू मैंने समय खराब कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। दरअसल राजनीतिक पार्टी चाहे क्षेत्रीय स्तर की हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं आपका मुद्दा कुछ और होता है, सरकार में आते हैं मुद्दे आपके बदल जाते हैं, और उन्हीं आरोपों में जिनकी आपकी सरकारें आती हैं, लोग क्यों इसकी पैरवी आप नहीं करते हैं अपने वकील के जरिए कि उस बंदे की जेल नहीं हो। मैं राजा और कनी मोड़ी की बात कर रहा हूं, वो कैसे बेल से बाहर हो गए, कैसे बाद में बरी हो गए? जब आरोप उन पे था और आरोप नहीं था, आपको लगता था कि उन्होंने उतना बड़ा अपराध किया है, तो भाई उनको जेल में होना चाहिए था ना। अमित जी बाद में बोल लीजिएगा, सुन लीजिए, मैं आपकी बात नहीं, मैं सब विषय पे आ जाइए, विषय पे आ जाइए। मनोज जी, आप ही के सवाल में सवाल जोड़ता हूं कि राहुल गांधी तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी बाहर कहते हैं, अगर वो प्रियंका वाड्रा की बात कर लीजिए, रॉबर्ट वाड्रा की बात करिए, सारे लोग बाहर हैं जेल पे, बाहर बोल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर हंगामा हुआ, वो जेल में ही नहीं। डीएलएफ को लेकर के कितना हंगामा किया आज, लेकिन आज बाहर है, क्यों बाहर है? भाई उनको भेजिए ना जेल। प्रदीप जी, क्या मतलब, क्या प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही? क्या प्रभावी कार्रवाई हो गई है, लेकिन सरकार का काम है कि दोषी को कोर्ट तक ले जाना, बाकी काम कोर्ट का होता है प्रदीप। अरे ये काम तो कांग्रेसी भी कर रहे थे, नहीं तो वो भी ले जा रहे थे वहां तक, हमने तो पहुंचाया, जेल के गेट तक ले जा रहे थे, हम जेल के उस पार नहीं ले जा पा रहे थे। नहीं क्यों, हम लोग तो अमित जी 7 साल में आपने किसको पहुंचाया वो तो एक नाम बता दीजिए। 7 साल में अपनी सरकार के कार्य करने वाले किसको पहुंचाए, एक नाम बता दीजिए। एक नाम नहीं बता पाएंगे आप। सरकार आने के 2014 के बाद से एक नेता बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में जेल गया। अरे कह तो रहे आपने भेजा ही नहीं, आपने कार्रवाई नहीं की, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस ने कार्रवाई की। आप कांग्रेस पार्टी से अपनी पार्टी तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई की, उसने कोर्ट का वेट नहीं किया। पवन बंसल को रेल मंत्री से, अश्वनी कुमार को कानून मंत्री से, सुब्रत कांत को उद्योग मंत्रालय मंत्री से 2 दिन में हटा दिया। कानून का वेट नहीं किया, कोर्ट का वेट नहीं किया। मनोज जी, आपसे एक सवाल पूछिए। अरे पवन जी, आप एक मिनट रुकिए। क्या कोर्ट भी इसके लिए दोषी है क्योंकि वो शकल सूरत देख करके और ज्यादा पैसा देख करके ही डिसीजन देती है? नहीं प्रदीप जी, दरअसल होता क्या है कि कोर्ट में अधिकतर निर्णय होते हैं सबूतों के आधार पर, और जो साक्ष्य पेश करने की बात आती है, आप आरोप तक करने तक तो आप बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन कोर्ट में जब वो केस चैलेंज होता है वहां पर कहीं न कहीं इनको ढिलाई दे दी जाती है, जिसकी वजह से इनकी बेल होती है और आजीवन केस चलता रहता है। एक चीज सर, 2004 से 2009 5 साल यूपीए 1 में बहुत बड़ा आरोप नहीं था। आरोप हुआ जब सरकार आपकी रिपीट हुई, तब लगातार घोटाले खुलने शुरू हुए, और उन घोटालों का एक में बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों लाख घोटालों के बाद लोग जेल से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप करके सरकार में आई थी, मुझे लगता था इनको आजीवन जेल होगी। जी, एक भी जेल में रही आदमी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था। हालांकि हम बात कर रहे थे लॉकडाउन 4.0 की, लेकिन मामला चला गया भ्रष्टाचार पर। यह भी जरूरी था, उसको भी समझना बहुत जरूरी था। लेकिन इतना तो तय है कि लॉकडाउन 3 के बाद, जो कि 17 तारीख को खत्म हो रहा है, लॉकडाउन 4 भी जारी रहेगा। हालांकि तमाम चीजें खोल दी जाएंगी। जिस तरह से ट्रेनों का आवागमन आज से उनका शुरू हो जाएगा, आज से बुकिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा, उसी तरीके से बसों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा और साथ साथ में तमाम अन्य चीजें भी खोल दी जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि लॉकडाउन 4.0 भी होके रहेगा, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं।
केसेस की संख्या में कमी नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि ये कुछ प्रदेशों तक ही सीमित है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।